नमस्कार दोस्तों। तो हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आमेर जयपुर जो है उसका इतिहास पढ़ेंगे। तो आमेर का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं। आमेर में जो राजवंश हुए हैं वो हुए हैं कछावा राजवंश। कछावा राजवंश जो है उनकी कुल देवी हो जाएगी जमवाई माता, और इष्ट देवी जो हो जाएगी वो हो जाएगी शीला माता। शीला माता जिन्हें हम क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, और ये इनकी इष्ट देवी। कुल देवी ध्यान रखना है क्या हो जाएगी, जमवाई माता। मंदिर इनका जमवा रामगढ़ में पड़ता है, और ये आपके कछावा राजवंश की क्या है, कुल देवी है। अगर बात की जाए कि आमेर में जो कछावा राजवंश की स्थापना करने वाले कौन थे, तो इनके जो संस्थापक है आमेर में वो हो जाएंगे दुले राय। कौन हो जाएंगे, दुले राय। दुले राय जो है वो कौन थे, तो दुले राय इनको तेजकरण भी कहते हैं, और ये एमपी के थे। एमपी के नरवल के शासक थे सोडा सिंह, इनके पुत्र थे। तो सोडा सिंह के पुत्र थे दुले राय। दुले राय क्या करते हैं कि दुले राय का लालन पालन कहाँ होता है, दौसा के जो बड़ गुजरों के यहाँ जो है इनका लालन पालन होता है। और बाद में क्या करते हैं कि दुले राय जो है आमेर जो है वहाँ पर मीणाओं का शासन होता है, तो उनको उनसे जीतते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, और जमवा रामगढ़ में और मीणा सरदार जो है उनको हरा देते हैं और अपना शासन क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है। दुले राय और सन ईस्वी ध्यान रखना है 1137 में जमवा रामगढ़ में क्या करते हैं, मीणा जाति के सरदारों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, और आमेर में जो है कछावा राजवंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुले राय जो है यहाँ पर कुल देवी जमवाई माता का क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और आमेर में जो कोकिल देव है, कोकिल देव वो आमेर को क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, और कदमी महल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये राजधानी कौन बनाता है, कोकिल देव, और कदमी महल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज कछावा। इनको हमें पढ़ना है। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज कछावा जब राणा सांगा युद्ध करते हैं, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, है ना, 17 मार्च 1527 में, तो उस समय जो खानवा के युद्ध में जो आमेर से जो सहयोग करने के लिए आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज कछावा। तो एक बात तो इनकी हमें ये ध्यान रखनी है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का इन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था, और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना है कि इनका जो विवाह है पृथ्वीराज कछावा का वो होता है बालाबाई। बालाबाई कौन है, तो बालाबाई जो है वो बीकानेर के शासक हुए हैं राव लूणकरण, उनकी जो है पुत्री है बालाबाई। और इन बालाबाई से जो है कितने 12 जो है पुत्र का जन्म होता है, और इन 12 पुत्रों के मध्य जो है पृथ्वीराज कछावा अपने राज्य को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिसे 12 कोटड़ी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पृथ्वीराज कछावा का विवाह जो है बीकानेर के शासक होते हैं राव लूणकरण, इनकी पुत्री बालाबाई से होता है, और इससे क्या होते हैं, 12 पुत्र होते हैं, जिनके मध्य जो है अपने शासन को क्या करते हैं, पृथ्वीराज 12 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें 12 कोटड़ी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज कछावा के बारे में हमें ध्यान रखना है। राणा सांगा का जो खानवा के युद्ध में ये आते हैं आमेर से, और दुले राय जो है वो कछावा राजवंश की स्थापना करता है आमेर के अंदर। इसके बाद जो शासक आते हैं उनको हमें ध्यान रखना है, जिनका नाम है भारमल। भारमल, इनको जो है बिघरीमल भी कहते हैं, भारमल या बिघरीमल भी कहते हैं। भारमल हमें ध्यान रखना है। 1547 से 1573 इनका जो टाइम पीरियड होता है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले कौन से शासक थे जिन्होंने मुग़लों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए, तो वो भारमल कछावा ही थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुग़लों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इनकी पुत्री थी हरकूबाई, इनकी पुत्री का नाम था हरकूबाई, जिसे कहते हैं जोधाबाई। तो ये क्या करते हैं कि अपनी पुत्री हरकूबाई जोधाबाई का विवाह जो है वो किससे कर देते हैं, अकबर से कर देते हैं, है ना। टाइम पीरियड याद रखना, फरवरी 1562 को ये जो है विवाह करते हैं अकबर से। तो सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध
स्थापित करने वाले जो शासक हुए राजपूतों में वो है भारमल कछावा, जो कि कहाँ के हैं, आमेर के हैं। ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना है कि इनके जो पुत्र थे भगवान दास, और भगवान दास जो है उनको भी ये क्या कर देते हैं, अकबर की दरबार में भेज देते हैं, और पुत्री हरकुबाई का क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। बाद में भगवान दास से पुत्री होती है मानबाई, और इस मानबाई का विवाह जो है भगवान दास किससे कर देता है, अकबर का जो पुत्र होता है जहांगीर, उससे कर देता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अकबर का जो पुत्र होता है वो होता है जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते हैं, और 1605 से 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसका विवाह होता है जोधपुर की जगत गुसाई, जोधपुर जो है मारवाड़, उसकी बात करें तो मारवाड़ की जो है जगत गुसाई जो है उससे इनकी शादी होती है। जगत गुसाई कौन थी, तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे, उनकी पुत्री थी जगत गुसाई। ठीक है, ध्यान रखना है। इनका नाम भी जो है क्या था, मानबाई था, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाद में जो है मानबाई या जगत गुसाई से पुत्र होता है जिसको कहते हैं शाहजहाँ या खुर्रम, तो ये शासक बनता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जहांगीर से एक और विवाह हुआ था आमेर के मानबाई का, और मानबाई से पुत्र हुआ था, उसका नाम था खुसरो। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले शासक तो थे भारमल। भारमल के एक पुत्र होता है और एक पुत्री होती है। पुत्र का नाम था भगवान दास और पुत्री का नाम था हरकुबाई जोधाबाई। हरकुबाई जोधाबाई का विवाह किससे हो जाता है, अकबर को हो जाता है, और भगवान दास को जो है भारमल क्या कर देता है, अकबर के दरबार में भेज देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि भगवान दास के भी एक पुत्र होता है और एक पुत्री होती है। पुत्र का नाम मानसिंह, पुत्री का नाम क्या, मानबाई। मानबाई का विवाह किससे कर देते हैं, जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं, उससे कर देते हैं। सलीम कौन, अकबर का बेटा। ठीक है, ये स्टोरी हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो जहांगीर सलीम है, इसका विवाह एक तो भगवान दास की पुत्री मानबाई से भी होता है, और इसका विवाह जो है मोटा राजा उदय सिंह होते हैं मारवाड़ के, उनकी पुत्री होती है जिसको कहते हैं जगत गुसाई, या इसका नाम भी मानबाई है, तो इससे होता है। ठीक है, और जो शाहजहाँ जो पुत्र होता है वो किससे होता है, जगत गुसाई से होता है, मारवाड़ की जो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी है उससे होता है, ना कि मानबाई से होता है। ये बात ध्यान रखना। मानबाई से तो खुर्रम होता है, जिसको बाद में जो है शाहजहाँ क्या करवा देता है, मरवा देता है। उसका कारण भी हम देखेंगे आगे। तो ये है। और भारमल चूँकि सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपने पुत्र भगवान दास को भेज देता है, हरकुबाई का विवाह कर देता है, इस कारण से जो है अकबर की सेवा में भेज देता है। इस कारण से अकबर इन्हें क्या कहते हैं, अमीर उल उमरा की उपाधि इनको देते हैं, भगवान दास को। ठीक है, इसके बाद भगवान दास की बात करें तो भगवान दास का हमने देख ही लिया। इनकी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से हो जाता है, और अकबर को ये अधीन करने के लिए किस तीसरे शिष्टमंडल में जाते हैं, यानी प्रताप को अधीन करने के लिए इन्हें कब भेजा जाता है, तीसरे शिष्टमंडल के अंदर भेजा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं, और यहाँ भगवान दास का जो विवाह हुआ है वो जहांगीर से होता है, और जहांगीर से जो पुत्र होता है भगवान दास की पुत्री के द्वारा, मानबाई के द्वारा, मानबाई और जहांगीर से जो पुत्र होता है वो होता है खुसरो। कौन होता है, खुसरो होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि खुसरो जो है वो क्या करता है कि सिख धर्म के गुरु होते हैं अर्जुन देव, इनके पास इनके विचारों से बहुत प्रभावित होता है, और इनके आशीर्वाद से ये क्या करता है, अपने पिता के विरुद्ध क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है खुसरो। ठीक है, तो फिर जहांगीर क्या करता है कि अर्जुन देव की भी हत्या करवा देता है, साथ ही खुसरो की क्या करवा देता है, आंखें निकलवा लेता है, और मानबाई के द्वारा क्या करवा देता है, खुसरो की हत्या करवा देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो खुसरो, मानबाई जो है वो क्या है, पुत्र हंता माँ है, क्योंकि अपने ही बेटे खुसरो को क्या करती है, मारती है। हालांकि जहांगीर के द्वारा ये करवाया जाता है, और जहांगीर खुसरो की आंखें भी निकलवा लेता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो थी, ये मानबाई थी भगवान दास की पुत्री। इसके साथ जहांगीर का एक और विवाह होता है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री
है ना, जगत गोसाई से, इससे जो पुत्र होता है उसको हमें ध्यान रखना है, वो आगे शासक बनता है, शाहजहाँ। ठीक है, ठीक है। अगले शासक होते हैं अपने मान सिंह। मान सिंह की बात कर लेते हैं। 1589 से 1614 तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है। और इनकी बात करें मान सिंह की, तो अकबर के सबसे जो है प्रतापी सेनापति में से एक थे, क्योंकि पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा अफ़गान जो जीत कर देने वाले थे वो मान सिंह ही देने वाले थे अकबर को। अगर बात करें कि प्रताप को अधीन करने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में गए थे, और हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाते हैं वो भी मान सिंह ही बनाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इस युद्ध में मान सिंह जो है मर्दाना हाथी पर बैठकर युद्ध करता है। जन्म हमने देख लिया 1550, और मौजबाबाद आमेर में इनका जन्म होता है। आमेर के अंदर इनका राज्याभिषेक हो जाता है 1589 में, और इनको कुछ उपाधि दी है अकबर ने, फरजंद। ध्यान रखना, फरजंद की जो उपाधि है वो अकबर देता है किसको, मान सिंह को। इसी के साथ 7000 का इनको जो है मनसब नियुक्त किया जाता है। और अकबर के बाद हम जानते हैं जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद कौन शासक बनता है, शाहजहाँ बनता है। अगर बात करें कि अकबर के जो दरबारी नवरत्न में से एक था मान सिंह, बाकी नवरत्न भी देख लेते हैं। पहला जो है मान सिंह, ध्यान रखना है। अबुल फजल, ये भी अकबर का नवरत्न में से शामिल होते हैं। इसके साथ फैजी, हकीम हुकाम और बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और टोडरमल। इसके साथ होता है मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे जो कि अकबर के दरबार में थे। इसमें से एक कौन था, मान सिंह था, ध्यान रखना। मान सिंह के बारे में हमने देख लिया है कि जो हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाता है वो कहाँ बनाता है, मैगज़ीन दुर्ग में बनाता है। मैगज़ीन दुर्ग, ठीक है, कहाँ है, अजमेर में। और ये पूर्णतः मुग़ल स्थापत्य कला से बना हुआ दुर्ग है। अकबर का किला, अकबर द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अकबर का दौलत खाना इसको कहते हैं, और वर्तमान में जो है राजपूत संग्रहालय के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, अकबर ने जो है मान सिंह को बिहार की क्या दी थी, सूबेदारी प्रदान की थी। बिहार का सूबेदार बनाया था, और यहीं इसका जो राज्याभिषेक हो जाता है 1590, है ना, 15 जनवरी को, है ना, पटना बिहार के अंदर। ठीक है, 1592 में ये क्या करता है, उड़ीसा को जीतता है, और बिहार में जो है मानपुर नगर, यानी कि बिहार के सूबेदार इसको बनाया, तो यहाँ पर तो मानपुर नगर बनाता है। और बंगाल में क्या बनाता है, अकबरपुर नगर ये बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बंगाल में अकबरपुर और बिहार में मानपुर नगर का ये निर्माण करता है। जेसोहर बांग्लादेश के शासक होते हैं केदार, इनको ये क्या करता है, पराजित करता है मान सिंह। और यहाँ से शीला माता की मूर्ति लेकर कहाँ आता है, ये आमेर आता है, और आमेर के महल में स्थापित करता है। तो ध्यान रखना है, बंगाल के शासक होते हैं केदार को ये हराता है। तो अकबर के जितने भी युद्ध हैं वो सारे क्या कौन करता है, मान सिंह ही करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीला माता की जो मूर्ति लेकर कौन आता है, मान सिंह आ जाता है। आमेर के महलों में ये स्थापित कर देता है ना, बंगाल के राजा केदार को हराकर। और ध्यान रखना है कि शीला माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजी मूर्ति है और काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है, जो साक्षात महिषासुर मर्दिनी की इसमें जो है सात्विक रूप देखा जा सकता है। आमेर में सर्वाधिक महलों का निर्माण करवाने वाले शासक भी कौन थे, मान सिंह ही थे। और आमेर की स्थापत्य कला में मुग़ल शैली का क्या मिलता है, प्रभाव मिलता है, क्योंकि मुग़लों की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, मुग़लों के इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मान सिंह है, मान सिंह वो क्या करते हैं कि अपनी रानी थी कनकावती के कहने पर, आग्रह पर क्या करते हैं कि पुत्र जय सिंह था इनका, और वो अल्पवयस्क पुत्र था, उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और भगवान कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है जो मीरा अपने हृदय से लगाकर जो है
भजन करती थी, तो वो प्रतिमा जो है मानसिंह स्थापित करवाते हैं और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मानसिंह की रानी का नाम कनकावती, इनका एक अल्पवयस्क पुत्र जगत सिंह। मंदिर कौन सा बनाता है? जगत शिरोमणि। इसमें मूर्ति किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। कौन सी मूर्ति है? जो मीराबाई अपने हृदय में लगाकर जो है भजन करती थी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानसिंह द्वारा जो निर्मित महल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक होता है दीवाने आम, एक है दीवाने खास, एक है सुहाग मंदिर। इसका निर्माण भी कौन करवाता है? मानसिंह ही करवाता है। और ये आयताकार महल है और रानियों के आमोद प्रमोद के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वृंदावन में जो है गोविंद देव जी का मंदिर भी कौन बनाते हैं? मानसिंह बनाते हैं। संत दादू दयाल जो है वो मानसिंह व अकबर के समकालीन ही होते हैं। और संत दादू दयाल जो है इनके उपदेश जो है वो सिदुकड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। सिदुकड़ी हिंदी और ढूंढाड़ी का मिश्रण होता है। और साहित्य की बात करें तो दादू दोहा, दादूरी वाणी, तो ये भी हम संतों को भी देख सकते हैं जो कि मानसिंह और अकबर के समकालीन होते हैं। दादू दयाल जो है वो अकबर की मुलाकात होती है फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में है। यहाँ पर जो है संत दादू दयाल की मुलाकात किससे होती है? अकबर से होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानसिंह के समय कुछ हस्तकला का भी विकास हुआ है, उनकी बात कर लेते हैं। एक आता है ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि मानसिंह के काल में विकसित होती है। एक है मीनाकारी की जो कला है वो लाहौर में विकसित हुई थी, लाहौर पाकिस्तान से। और लाहौर पाकिस्तान से जो है आमेर लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मानसिंह को जाता है। मानसिंह ही जो है लाहौर से इसको लेकर आए थे। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सवाई जयसिंह इसके बाद आते हैं। और सवाई जयसिंह का जो समय है वो 1700 से 1743 तक का रहता है। और सवाई जयसिंह मूल नाम इनका विजय सिंह होता है। उपाधि इनको सवाई की उपाधि कौन देता है? तो जो उस समय मुग़ल शासक औरंगजेब जो है वो इनको सवाई की उपाधि देता है। सवाई जयसिंह के समय एक समझौता होता है जिसे कहते हैं देवारी समझौता। और देवारी समझौता होता है 1707 में। कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। क्यों होता है? मुग़लों के विरुद्ध होता है। मुग़लों के विरुद्ध जो है राजपूत शासक एक समझौता करते हैं जिसे कहते हैं देवारी समझौता में जो है आमेर के शासक सवाई जयसिंह, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक अजित सिंह ये मिलकर एक समझौता करते हैं जिसे देवारी समझौता कहते हैं। और ये मुग़लों के विरुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम सवाई जयसिंह की बात करते हैं। सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। तो ये जो है सवाई जयसिंह अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह किससे कर देते हैं? बूंदी के शासक होते हैं बुद्ध सिंह। तो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से अपनी बहन का विवाह कर देते हैं, ध्यान रखना है। और इनकी एक पुत्री होती है। होता क्या है कि बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी का विवाह तो हो जाता है लेकिन इनके कोई संतान नहीं होती है। तो जब इनके कोई संतान नहीं होती है तो शासक कौन बने, ये समस्या थी। तो फिर क्या करते हैं सवाई जयसिंह, क्या करते हैं कि इनकी जो पुत्री थी वो थी कृष्ण कुंवरी का जो विवाह है वो वहीं के एक जागीरदार थे दलेल सिंह। ठीक है, दलेल सिंह करवड़ के जागीरदार थे दलेल सिंह। उनसे ये क्या कर देते हैं? अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं कृष्ण कुमारी का। ठीक है, कृष्णा कुमारी का दलेल खां से हो गया। लेकिन ये तो जागीरदार है दलेल सिंह और बुद्ध सिंह तो क्या है? राजा थे। तो जब इनसे संतान नहीं होती है तो सवाई जयसिंह क्या कहते हैं? दलेल खां को जो है और कृष्ण कुमारी को जो है विवाह कर देते हैं और कहते हैं कि इनसे जो पुत्र होगा वो जो है बूंदी का शासक बनेगा। ऐसी बात करके ये जो है कृष्ण कुमारी का विवाह किससे करवा देते हैं? दलेल खां से करवा देते हैं। इनको भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर भी जो अमर कुंवरी थी और बुद्ध सिंह इनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी।
लेकिन बाद में क्या होता है कि अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह से क्या हो जाती है, संतान उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, संतान उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो सवाई जय सिंह जो पहले ये कह चुके थे कि जो कृष्ण कुंवरी से जो संतान होगी वही अगली जो है राजा बनेगी, शासक बनेगी। तो इस बात को लेकर इनकी बहन जो है अमर कुंवरी जो है वो नाराज़ हो जाती है, और नाराज़ होकर जो है ये क्या करती है कि चूँकि उस समय लड़ तो नहीं सकती है, एक तो भाई भी है और राजस्थान में काफ़ी इनका जो है प्रतापी शासक हो जाते हैं सवाई जय सिंह। तो अमर कुंवरी क्या करती है कि जो मल्हा राव थे होलकर मराठा, उनको राखी भेजती है और उनको जो है आमंत्रित करती है। तो सर्वप्रथम जो मराठाओं को आमंत्रित करने वाले जो थी वो थी अमर कुंवरी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सवाई जय सिंह के विरुद्ध, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये एक कारण होता है मराठाओं का जो है राजस्थान आने का, क्योंकि अमर कुंवरी बुलाती है, सवाई जय सिंह नहीं मानते हैं। तो ये एक कारण था। सवाई जय सिंह जो है उनकी अगर बात करें तो डिग के शासक बदन सिंह जाट वो क्या करते हैं कि उनको एक उपाधि देते हैं, व्रजराज की उपाधि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो जाट जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं मुग़ल के खिलाफ़, तो उनको शांत करने के लिए सवाई जय सिंह जो है जाट जो है बदन सिंह इनको व्रजराज की उपाधि देकर जैसे तैसे ये विद्रोह शांत करवाते हैं। ठीक है, इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है हुरोड़ा सम्मेलन, जो कि 17 जुलाई 1734 को होता है भिलवाड़ा के अंदर। और ये जो हुरोड़ा सम्मेलन होता है, चूँकि मराठा जो है वो एंट्री मार लेते हैं राजस्थान में, और ये जो है छापामार युद्ध करते हैं। तो इनसे परेशान होकर जो है महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय हैं वो और मराठाओं के विरुद्ध ये जो है सम्मेलन करवाते हैं, हुरोड़ा सम्मेलन, और इसमें राजस्थान के सभी जो है राजपूत आते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि स्थापत्य कला की बात करें अगर सवाई जय सिंह की, तो सवाई जय सिंह ने क्या क्या यहाँ पर जो है निर्माण कार्य करवाया है, तो वो देखें तो एक तो जल महल ध्यान रखना है, मानसागर झील जिसे कहते हैं, तो इसका निर्माण होता है। इसके साथ शहर जयपुर का निर्माण भी सवाई जय सिंह ही करवाते हैं। 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाते हैं। जंतर मंतर जिन्हें हम कहते हैं जंतर मंतर सौर वेधशाला का निर्माण भी सवाई जय सिंह करवाते हैं। और इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, वो भी जो सवाई जय सिंह बनाते हैं, और इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। नाहरगढ़ का निर्माण भी यही करवाते हैं सवाई जय सिंह 1734 में। तो ये जयपुर के सवाई जय सिंह के जो है स्थापत्य कला है। इसके साथ अगर हम जयपुर नगर की बात करें तो इसके वास्तुकार जो हैं वो आपके हो जाते हैं पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो है इनके वास्तुकार। नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाले हो जाएंगे अपने पास पंडित जगन्नाथ सम्राट। और इसके साथ हम कहें कि ये चोपड़ा पद्धति में जो है जयपुर नगर बसा हुआ है। सवाई जय सिंह की बात करें तो इन्होंने मौसम की जानकारी के लिए जो है मौसम की गणना के लिए, मौसम और समय की गणना के लिए 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें पहली दिल्ली में बनाई जो कि सबसे प्राचीन है। सेकंड हम ध्यान रख सकते हैं जयपुर, और जयपुर की जो वेधशाला है उसको 2010 में यूनेस्को ने क्या कहा? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। एक बनारस में, और चौथी आपकी मथुरा में, और 5वीं आपके कहाँ है? उज्जैन में। इन्होंने जो है जयगढ़ दुर्ग में एक जय बाण तोप का निर्माण करवाया, जिसे रणबांका तोप भी कहते हैं, और इसकी स्थापना करवाई, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। कौन सी? जय बाण तोप। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है। एक तो हुरोड़ा सम्मेलन मराठाओं के विरुद्ध करवाते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? भिलवाड़ा में होता है। सौर वेधशाला, 5 सौर वेधशाला का निर्माण सवाई जय सिंह करवाते हैं। ठीक है, जयपुर की बात कर लेते हैं तो वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, नींव रखने वाले पंडित जगन्नाथ सम्राट, और चोपड़ा पद्धति में ये बना हुआ है। 5 सौर वेधशाला ध्यान रखनी है, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। और बाण तोप कहाँ है तो वो भी ध्यान रखना है, जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और कुछ बातें जो कि देख लेते हैं।
तो जयवान तोप का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है और इसका गोला जो है चाकसू जयपुर में पड़ता है, वहाँ पे चाकसू में जाकर ये गिरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जयपुर में आपके पास जो है जय सिंह जो है सिसोदिया रानी का बाग का निर्माण करवाते हैं और जयपुर में ही चंद कुंवरी के नाम पर जो है चंद्र महल, जिसे हम सिटी पैलेस कहते हैं, उसका निर्माण होता है। और 2000 से पहले, है ना, से पहले विधानसभा की जो बैठक होती थी वो इसी महल में होती थी, चंद महल सिटी पैलेस जयपुर में ही होती थी। इसके बाद हम बात करें कि जो अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो सवाई जय सिंह जो हैं वो अंतिम शासक थे जिन्होंने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके बाद कोई शासक नहीं हुआ राजस्थान का जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये अंतिम शासक थे। और अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो हमें पता है उसमें घोड़ा छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण की बात होती है तो वो पुंडरीक रत्नाकर जो है नामक ब्राह्मण था, पंडित था, जिसने ये यज्ञ करवाया। और घोड़ा जो है रोकने वाले जो थे वो थे कुंभाणी राजपूत। कौन थे? कुंभाणी राजपूत। ये घोड़ा को पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं। और अगर बात करें सवाई जय सिंह की तो इन्होंने जो है नक्षत्रों की गणना के लिए भी जो है काम किया है और नक्षत्रों की गणना के लिए जो है शुद्ध सारणी का निर्माण किया है, जिसको जीजा मोहम्मद शाही के नाम से इन्होंने इसकी रचना की है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जो है पंडित रत्नाकर जो है वो एक साहित्य लिखते हैं, जय सिंह कल्प सूत्र या कल्प द्रुम, है ना, जय सिंह कल्प द्रुम, ये एक साहित्य है जिसकी रचना कौन करते हैं, पंडित रत्नाकर। पंडित रत्नाकर कौन है? इन्होंने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ज्योतिष विद्या में निपुण शासक माने जाते हैं सवाई जय सिंह, और इन्होंने जो है न्यूक्लियड की रेखा जो है एक गणित है, उसका जो है फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद भी इन्हीं ने करवाया था, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, तो ये आपके पास आमेर जयपुर का इतिहास हो जाता है। इसके बाद आपके पास ईश्वर सिंह शासक होते हैं और ईश्वर सिंह के बाद जो है माधो सिंह शासक होते हैं 1750 से 58 तक। और माधो सिंह जो है वो क्या करते हैं, सवाई माधोपुर नगर बसाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आमेर का इतिहास हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो हम अगला जो है वो मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे और मारवाड़ का इतिहास जो है उसके बाद बीकानेर का, और फिर हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक।